बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने एनएमडी कैट का लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी बेटा आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बेटा हम एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बेटा एटॉमिक रेडियस के बारे में, आयनिक रेडियस के बारे में, कोवलेंट रेडियस के बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, टाइप्स ऑफ बॉन्ड जिसमें आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, फिर कोवलेंट बॉन्ड में आगे पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड लेंथ है। इन चीज़ों के बारे में बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड बनते हुए कौन सी एनर्जेटिक इन्वॉल्व होती है? सबसे पहला वही कॉन्सेप्ट कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है। हर एलिमेंट जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा नोबल गैस जैसी करना चाहता है। अब नोबल गैस में हीलियम जो है उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो डुप्लेट रूल, और जो बाकी तमाम नोबल गैसेज हैं उन सब में लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे होते हैं। तो फिर वो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल के चक्कर में हर एलिमेंट या तो अपने आखिरी शेल में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है या वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाह रहा होता है। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, वो लूज भी करता है। अगर वो लूज कर रहा होता है तो पॉजिटिव आयन बना रहा होता है, अगर वो गेन कर रहा होता है तो नेगेटिव आयन बना रहा होता है, और अगर वो शेयर कर रहा हो तो वो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना रहा होता है बेटा। अब होता क्या है कि जब 2 एटम, हम फर्ज करें कि जी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, वो एक दूसरे के करीब आते हैं। यहां पे 2 एटम थे और एक दूसरे से काफी दूर थे, इनमें डिस्टेंस ज्यादा था। हमने डिस्टेंस कम किया, इनकी एनर्जी कम होना शुरू हो गई। ये कौन सी एनर्जी है? ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, करीब आने पे अपनी एनर्जी लो डाउन कर रहे हैं। वो डिस्टेंस जहां पे इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डोमिनेट कर जाएं, वो गालिब आ जाएं उसके फोर्सेस ऑफ रिपल्शन पे, तो उस डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ का नाम दिया जाता है बेटा। क्या मतलब जी? जब बेटा 2 एटम एक दूसरे के इंतहाई करीब आते हैं, वो डिस्टेंस जिस वक्त ये एक दूसरे के जब करीब आए तो 2 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कौन सी 2 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? जो बेटा इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के लिए है, इसी तरह इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के लिए है। इसका क्या मतलब है बेटा? देखें, ये वाला न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर ही रहा है, ये वाला न्यूक्लियस भी अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अब दोनों न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन जब हम इनको करीब लेके आए तो एक के न्यूक्लियस ने दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, दूसरे के न्यूक्लियस ने पहले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। वो अट्रैक्ट करने से बेटा इनके दरमियान ये 2 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गई। लेकिन जब आप इनको मजीद करीब करते हैं तो क्या होता है बेटा? वो 2 फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी इनमें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। वो कौन सी है? वो बेटा इस न्यूक्लियस के लिए रिपल्शन, इस इलेक्ट्रॉन के इस इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन, जो कि सेम चार्ज की वजह से है। यानी अब 2 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और 2 फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है बेटा बिटवीन 2 एटम्स। तो अब क्या होगा? अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर गई तो बॉन्ड बन जाएगा, और अगर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर गई तो बॉन्ड खत्म हो जाएगा। यानी जो फोर्सेस यहां पे डोमिनेट करेंगी उस हिसाब से इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग होनी है। अगर बेटा हम उनको मजीद करीब लाने की कोशिश करते हैं, डिस्टेंस मजीद कम करते हैं, तो रिपल्शन वाली फोर्सेस बढ़ जाती हैं, एनर्जी बढ़ जाती है, फिर ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, कोई बॉन्ड नहीं बन पाता। तो फिर दोबारा से वही वाली बात कि वो डिस्टेंस जहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करती हैं फोर्सेस ऑफ रिपल्शन पे, उसे हम बॉन्ड लेंथ का नाम जो है ना वो देते हैं। तो हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो 75.4 पिकोमीटर जो है वो हमारे पास बनती है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है बेटा एटॉमिक रेडियस। इसको एटॉमिक साइज भी कहा जाता है। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज क्या चीज है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। कि जी फर्ज करें कि एक एटम है, न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये बेटा दूसरा शेल है। तो न्यूक्लियस से दूसरे शेल तक जो भी डिस्टेंस है
दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। रेडियस इसलिए कि हम ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि एटम जो है वो स्फेरिकल इन शेप है। अब बेटा इसका ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में ये किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो पहले है अलोंग द ग्रुप और फिर हम पढ़ेंगे अलोंग द पीरियड। बेटा दो बातें आपने याद रखनी है, ग्रुप नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पीरियड नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल्स। तो पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, फिर सीजियम आता है, फिर फ्रांसियम आता है। इन सब में लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है कि पहला ग्रुप है तो लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, अगर दूसरा ग्रुप होता तो हर एलिमेंट के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते, अगर तीसरा होता तो हर एलिमेंट के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते, एंड अप टू सो ऑन। तो फिर ग्रुप नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और पीरियड नंबर, जैसे हाइड्रोजन पहले पीरियड में तो उसमें एक शेल होता है, हीलियम पहले पीरियड में उसमें एक शेल होता है, लेकिन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन ये बेटा सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, इन सब में 2 शेल हैं। इसी तरह सोडियम है, फिर इधर मैग्नीशियम आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है, सिलिकॉन आ जाता है, फास्फोरस आ जाता है, ऑक्सीजन के सल्फर आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, आर्गोन आ जाता है। ये थर्ड पीरियड है, इसमें बेटा नंबर ऑफ शेल 3 हो जाएंगे, यानी पीरियड नंबर हमें नंबर ऑफ शेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब ये सारे पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो बेटा इनके आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कन्फर्म है। तो फिर अब जब हम ये काउंट करते हैं तो हाइड्रोजन में एक शेल है, लिथियम में 2 गए, सोडियम में 3, पोटाशियम में 4, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6 और फ्रांसियम में 7। तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीज करेगा। तो वी कैन से दैट कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। और एक और चीज बढ़ी होती है, वो क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट को हम यहां से समझते हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और तीसरे शेल में फर्ज करें जी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हम सोडियम की बात कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, लेकिन सेकंड लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को पेनल्टीमेट शेल जो है वो कहा जाता है, पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन जो है बोला जाता है। न्यूक्लियस से पेनल्टीमेट शेल तक जितने इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएं, दे आर कॉल्ड एज इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सोडियम के केस में ये बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। इन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज क्या करता है, आखिरी शेल के एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है। तो इस रिपल्शन को, इस रिपल्सिव इफेक्ट को जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर लगा रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट, और इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है, इसको इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन इफेक्ट भी बोला जाता है। तो ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये भी बेटा डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक साइज है, यहाँ पे देखें एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, ये नंबर ऑफ शेल्स के साथ, शील्डिंग इफेक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। और अगर हम अलोंग द पीरियड डिस्कस करें, जैसे यहाँ पे देखें कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सब में 2 शेल हैं, शेल चेंज नहीं हो रहे, शेल ज्यादा नहीं हो रहे। क्या चीज ज्यादा हो रही है, इनके प्रोटॉन्स। यहाँ पे बेटा 3 प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे 4 प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है, 6 है, फिर 7 हो जाते हैं, 8 है, 9 है, 10 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलोंग द पीरियड जो है वो इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन के बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियस पावरफुल होता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो वी कैन से दैट कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पूरे प्रोडेबल में इसी तरह से ही ये ट्रेंड चलेगा। अब इससे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस उसी की टाइप है, जब कोई आयन बनता है। आयन कैसे बनता है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो बेटा वो पॉजिटिव आयन बनता है। पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में कैथोड की तरफ जाता है तो इट इज नोन एज कैटाइन, और जो नेगेटिव आयन बनता है वो सॉल्यूशन में एनोड की तरफ जाता है तो उसे एनाइन बोलते हैं। तो फिर कैटाइन का जो रेडियस है वो कैटाइनिक रेडियस, और एनाइन का जो रेडियस है वो एनाइनिक रेडियस जो है वो कहलाता है बेटा। तो फिर यहाँ पे देखें जो हमारे पास कैटाइनिक रेडियस है, सोडियम का कंपैरिजन किया गया है। सोडियम जब न्यूट्रल एटम होता है बेटा,
उसमें 11 प्रोटॉन्स और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। अब क्या होता है कि जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है, जो मैंने यहाँ पे ये बनाया था, ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मतलब क्या होगा, आखिरी शेल खत्म हो जाएगा। न्यूट्रल एटम के लिए अगर न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो 1 2 3 3 शेल है सोडियम के केस में। इस वक्त इसका जो हमारे पास जो रेडियस है, जिसे एटॉमिक रेडियस बोला जाएगा, वो 157 पिकोमीटर है बेटा। जैसे ही उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, प्रोटॉन कम नहीं हो रहा। प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, वो 10 हो गए बेटा। अब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स थे, न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल हो गया, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस केस में ये बेटा एक शेल भी खत्म हो जाएगा। जब ये शेल खत्म होगा तो एटॉमिक साइज शेल के कम होने से भी डिक्रीज होना है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से भी डिक्रीज होना है। तो इन दोनों की वजह से जो उसका एटॉमिक साइज है वो 157 से कम होके 102 पिकोमीटर पे आ जाता है। तो यू कैन से दैट कि न्यूट्रल एटम का जो रेडियस है वो कैटाइन से हमेशा लार्जर होगा, या कैटाइनिक रेडियस हमेशा स्मॉलर होगा अपने न्यूट्रल एटम से। इसी तरह एनाइनिक रेडियस है, फ्लोरीन के अंदर 9 प्रोटॉन्स है बेटा, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 7। लेकिन जैसे आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो तो वैसे ही हैं, इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हुआ तो नेगेटिव आयन बन गया। दैट नेगेटिव आयन हैज अ रेडियस ऑफ 133 पिकोमीटर, जो कि जो न्यूट्रल एटम का रेडियस है उससे ज्यादा हो गया है। तो फिर अगर हम एक जनरल बात करें, एक जनरल ट्रेंड की बात करें, ये मैंने बेटा आपके सामने सेकंड पीरियड लिखा हुआ है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इनमें अगर मैं जो है ना वो जिसे हम बोलते हैं होमो इलेक्ट्रॉन या आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी जो है वो बनाई जाए, मतलब ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अब नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये नियॉन जैसा हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, नियॉन जैसा हो जाएगा। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, नियॉन जैसा हो जाएगा। यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन तीनों में आ गए। इसी तरह जो सोडियम है, सोडियम में टोटल 11 थे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 10 रह गए। मैग्नीशियम में 12 थे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 10 रह गए। एल्यूमिनियम में 13 थे, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, बाकी 10 रह गए। ये सब के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, सेम इलेक्ट्रॉन रखने वाले आइंस हैं। लेकिन जो नेगेटिव आइंस हैं, क्योंकि उनमें प्रोटॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना जो है वो लार्जर साइज। तो आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज के साथ जो एटॉमिक साइज, आयनिक साइज है, वो डायरेक्टली रिलेशन है। लेकिन जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना साइज कम होता चला जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम में जो है वो 13 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन 10 है। मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन 10 है। और सोडियम के केस में 11 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन 10। इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, तो जिसका न्यूक्लियस पावरफुल है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एटॉमिक साइज, उसका आयनिक साइज जो है उतना कम होता चला जाएगा। तो मोर पॉजिटिव चार्ज मेक इट स्मॉलर आयन और मोर नेगेटिव चार्ज मेक इट लार्जर। इसी तरह फॉस्फाइड है, सल्फाइड है, क्लोराइड है, फिर आगे पोटाशियम है, कैल्शियम है, स्कैंडियम है। ये हमारे पास एक ट्रेंड बन गया। अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं जिनकी मदद से हम जो है इस कॉन्सेप्ट को मजीद समझते हैं। एटॉमिक साइज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन, एटॉमिक साइज किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? पहली ऑप्शन है नंबर ऑफ इनर्ट शेल्स ओनली, ठीक है, जितने शेल ज्यादा उतना एटॉमिक साइज ज्यादा। और दूसरी चीज है बीटा ऑप्शन है न्यूक्लियर चार्ज ओनली। तो बेटा ये दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन है नीदर ए नॉर बी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन जो है वो एटॉमिक साइज के वाले से, कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम विच ऑर्डर इज अ करेक्ट। कहता है जी एटॉमिक साइज के लिहाज से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है? तो बेटा पहली ऑप्शन है नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन। तो बेटा ये देखें, ये जो मैंने पीरियड लिखा है, पीरियड में मैंने अभी बोला था कि एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है, यानी लिथियम का जो एटॉमिक साइज है वो लार्जेस्ट होगा और नियॉन का एटॉमिक साइज जो है वो अपने पीरियड में जो है ना वो स्मॉलेस्ट होगा। तो नाइट्रोजन कार्बन के बाद आता है, कार्बन के बाद आ रहा है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज कार्बन से ज्यादा नहीं हो सकता,
पहली ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। उसने पूछा था विच ऑर्डर इज करेक्ट। बीटा ऑप्शन है फास्फोरस इज ग्रेटर देन सिलिकॉन। तो बेटा ये जो मैंने अभी लिखा हुआ है, ये जो नाइट्रोजन है इसके नीचे होता है फास्फोरस और कार्बन के नीचे सिलिकॉन। तो फास्फोरस बाद में आ रहा है और सिलिकॉन जब वो पहले आता है, तो फास्फोरस सिलिकॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर नहीं बनता। चौथी ऑप्शन है आर्गोन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। क्लोरीन फ्लोरीन के नीचे आता है और नियॉन के नीचे आर्गोन आता है। आर्गोन चूंकि एंड में आ रहा है। और डेल्टा ऑप्शन जो है वो लिथियम जो ना वो ग्रेटर देन बेरिलियम है, ये वाला आंसर बनता है। जो चारली ऑप्शन थी आर्गोन ग्रेटर देन क्लोरीन, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो हमारे पास नोबल गैसेज है इनका एटॉमिक साइज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो डेल्टा ऑप्शन बेटा इसका आंसर बनता है। लिथियम चूंकि शुरू में है, तो जो पहले ग्रुप की मेटल्स हैं इनका एटॉमिक साइज लार्जेस्ट होता है, और जो जो पीरियड में आगे चलते चले जाएंगे जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता चला जाता है। तो लिथियम हैज ग्रेटर एटॉमिक रेडियस देन बेरिलियम, यानी डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर बनेगा बेटा। जी बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट बेटा एक कंपैरिजन है कैटाइनिक रेडियस और एनाइनिक रेडियस का। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट तो समझा चुका हूँ, सिर्फ ये कंपैरिजन जो है वो हम देख लेते हैं कि कैटाइनिक रेडियस जो है वो कैसे बनता है जब कोई भी एटम एक या एक से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एनाइनिक रेडियस जो है वो कैसे बनता है जब कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसमें कैटाइनिक रेडियस में जो अगर पहले ग्रुप की कोई मेटल है या एलिमेंट है तो आखिरी जो शेल है वो कम हो सकता है। एनाइनिक रेडियस में जो है ना वो जो आखिरी शेल है वो तो ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन रिपल्शन जो है वो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन के दरमियान बढ़ने की वजह से जो है ना वो एटॉमिक साइज जो है वो उसका आयनिक साइज इंक्रीज कर जाता है। फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देयर इज एन इम्बैलेंस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो। तो बेटा ये दोनों में होती है, कैटाइन में भी एनाइन में भी। आप कैटाइन में देख सकते हैं कि जब कैटाइन बनता है तो प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम, और एनाइन में प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तो ये एक इम्बैलेंस जो है ना वो हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो बनती है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। जो कैटाइनिक रेडियस में चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं तो न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा हो जाता है, और एनाइनिक रेडियस में न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो कम होने की वजह से जो आयनिक साइज है वो इंक्रीज कर जाता है बेटा। एग्जाम्पल लीजिए सोडियम की और फ्लोरीन की है, तो मैं यहाँ पे आपको समझा चुका हूँ बेटा। अब नेक्स्ट जो है वो इनके आयनिक रेडियस के वाले से क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द स्मॉलेस्ट रेडियस। पहली ऑप्शन है एल्यूमिनियम +3, बीटा ऑप्शन है सिलिकॉन +4, चौथी ऑप्शन मैग्नीशियम +2 और डेल्टा ऑप्शन है सोडियम +1। ये बेटा सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जो मैंने अभी बताया था कि मोर पॉजिटिव चार्ज मेक इट स्मॉलर आइन, तो सिलिकॉन पे सबसे ज़्यादा है, तो फिर यही इसका आंसर बनेगा बीटा ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आइन इज। तो बेटा फ्लोराइड आइन का जो रेडियस है वो आपको बता चुका हूँ मैं, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। पहली ऑप्शन है 72 पिकोमीटर, बीटा ऑप्शन है 95 पिकोमीटर, चौथी ऑप्शन है 133 पिकोमीटर और डेल्टा ऑप्शन है 157 पिकोमीटर। तो इसका आंसर है 133 पिकोमीटर। ये बेटा नेक्स्ट जो है वो है कोवलेंट रेडियस। जब दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर उसका हाफ कर लिया जाए तो ये उसका कोवलेंट रेडियस कहलाता है। हाइड्रोजन का 75.4 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है, अगर आप इसका हाफ करेंगे तो 37.7 पिकोमीटर है, जो कि इसका कोवलेंट रेडियस जो है वो कहलाएगा। ये बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या चीज़ है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। किसी भी एटम के आखिरी शेल में से, जैसे यहाँ पे फर्ज करें जी हम सोडियम की बात करते हैं, ये बेटा सोडियम का एक एटम है, आखिरी शेल में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मुझे मिनिमम अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड है, जब ये गैसियस एटम हो, आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये शर्त है, उस वक्त जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड हो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ये भी पहला इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इस तरह थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड अप टू सो ऑन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, ये जो बच्चों को कॉन्सेप्ट जब मैं समझाता हूं तो मैं कहता हूं बेटा ये वाई वाला कॉन्सेप्ट आपने याद कर रखना है। वो क्या है कि जिस पीरियोडिक प्रॉपर्टी के एंड पे वाई आता है वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक साइज के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि जी अलोंग द ग्रुप, अगर हम ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ता है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं मैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है। तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी इसके उलट होगी बेटा, हर वाई पे एंड होने वाली प्रॉपर्टी
एटॉमिक साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसमें बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी, बाद में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन इक्विटी डिस्कस करेंगे। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं इस चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आती हैं, वो वाली सारी प्रॉपर्टीज एटॉमिक साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मैंने सबसे पहले यही वाला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, और जो अलोंग द पीरियड अगर बात की जाए तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज कम होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, बढ़ती भी है, सिर्फ 2 जगह पे एक्सेप्शन है। अभी हम उसको एक जो है ना वो ग्राफ के जरिए भी डिस्कस करेंगे एंड देन फिर उसको एमसीक्यूज के जरिए भी और उसकी रीजन भी जो है वो देखेंगे। डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, एस के अंदर है, पी के अंदर है, डी के अंदर है, एफ के अंदर है। तो एस की पेनिट्रेशन टुवर्ड न्यूक्लियस सबसे ज्यादा होती है, यानी न्यूक्लियस का होल्ड एस पे सबसे ज्यादा होता है, तो एस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है, वो नीड मोर एनर्जी। तो आप ये कह सकते हैं कि एस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, पी से पी की ज्यादा, डी से डी की ज्यादा, एफ से। इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड कर रहा होता है, चार्ज जितना ज्यादा न्यूक्लियस उतना पावरफुल इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। खास तौर पे जो नोबल गैसेज हैं जिन पे जाके पीरियड एंड होता है, शेल कंप्लीट हो जाता है, वहां पे न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है। और शील्डिंग इफेक्ट के साथ जो है वो इसका इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि जो शील्डिंग इफेक्ट है उसके साथ जो एटॉमिक रेडियस है वो डायरेक्ट रिलेशन में है। तो एटॉमिक रेडियस के साथ चूंकि शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्ट रिलेशन में है, जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको इस तरह से लिखूं कि जी ये शील्डिंग इफेक्ट है, तो ये चूंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अब बेटा हम इसको समझने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जो है चलते हैं, जहां पर हम इसको ग्राफ की मदद से समझेंगे। जी स्टूडेंट्स, बेटा अलोंग द ग्रुप तो मैं आपको समझा चुका हूं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, पूरे पीरियोडिक टेबल में इसी तरह से एक रिलेशन है। लेकिन अलोंग द पीरियड जब हम बात करते हैं तो 2 जगह पे एक्सेप्शन है। एक दूसरे और तीसरे ग्रुप में होना क्या चाहिए था कि लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन। अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज कम होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, बढ़ती भी है, लेकिन एक्सेप्शन आ गई बेरिलियम में और नाइट्रोजन में। बेरिलियम में क्या होता है, बेरिलियम में बेटा जो शेल सब शेल है वो फुली फिल्ड होता है, 1s2 2s2। बोरॉन इसके बाद आ रहा है 1s2 2s2 2p1। तो बेरिलियम में सब शेल फुली फिल्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, यू नीड मोर एनर्जी, तो ऑटोमेटिकली आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो बेरिलियम की सब शेल कंप्लीट होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई। लेकिन बोरॉन जो कि उसके बाद आ रहा है उसके अंदर प्रोटॉन्स भी ज्यादा है, एटॉमिक साइज भी कम है, लेकिन उसका सब शेल जो है वो पार्शली फिल्ड है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, यू नीड लेस एनर्जी, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो फिर बोरॉन की कम हो गई। इसी तरह बेटा नाइट्रोजन के साथ है, नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4। तो कॉन्सेप्ट आपने क्या याद रखना है कि 2 तरह के शेल और सब शेल जो है वो स्टेबल होते हैं, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड। तो ये जो सब शेल था वो फुली फिल्ड था, ये पार्शियली फिल्ड था, यहाँ ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, यहाँ पे कम। इसी तरह नाइट्रोजन में देखें पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में पी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा पी के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 का हाफ 3, हाफ फिल्ड सब शेल स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन पार्शियली फिल्ड जो है वो पी होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा आसान है, नीड लेस एनर्जी, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई। तो ये 2 जगह पे एक्सेप्शन आई, ये पूरे जो है इनके ग्रुप में ऐसे चलेगी। यानी अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं कि जी बेरिलियम है तो बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, उसके नीचे कैल्शियम है, तो बेरिलियम के सामने आता है बोरॉन, मैग्नीशियम के सामने एल्यूमिनियम, कैल्शियम के सामने गैलियम। तो बेरिलियम की ज्यादा है बोरॉन से, और इसी तरह मैग्नीशियम की ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से, इसी तरह बेटा कैल्शियम की ज्यादा होगी गैलियम से, एंड अप टू सो ऑन। पूरे दूसरे ग्रुप की थर्ड ग्रुप से जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के सामने आ रहे हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसी तरह नाइट्रोजन के नीचे बेटा फास्फोरस आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, तो फास्फोरस की ज्यादा
आयोनाइजेशन एनर्जी होगी सल्फर से एंड अप टू सो ऑन। तो फिर मैंने उसको एक तरतीब से लिख लिया कि लिथियम से ज्यादा बोरॉन, बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम ज्यादा कार्बन, फिर ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन एंड देन सबसे ज्यादा जो है वो नियॉन। तो इसी को अगर ग्राफ की शक्ल में लिखा जाए तो लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, फिर बोरॉन पे कम हो गई, फिर कार्बन नाइट्रोजन पे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन पे कम हुई, फिर फ्लोरीन नियॉन पे सबसे ज्यादा हो गई। तो फिर बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी बनी, वो बेटा हीलियम की होती है। ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसी तरह सबसे कम जो है वो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बनती है, तो बेटा वो सीजियम की बनती है। सीजियम चूंकि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पहले ग्रुप में एंड पे आता है। फ्रांसियम तो वैसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसको फिर हम जो है ना वो कंसिडर नहीं करते। तो सीजियम की लीस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है जो कि 376 किलो जॉल पर मोल होती है, और हीलियम की सबसे ज्यादा है 2372 किलो जॉल पर मोल जो है वो इसकी बनती है बेटा। तो अगर अप टू सो ऑन हम इसी तरह चलते हैं तो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जिसकी ज्यादा उसकी ऑटोमेटिकली सेकंड भी ज्यादा होगी एंड थर्ड अप टू सो ऑन, ये भी एक रिलेशन बनता है। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सेकंड से ज्यादा एंड अप टू सो ऑन जो है वो ये सिलसिला चलता चला जाएगा। तो अब इसी से रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट द सेकंड एलिमेंट हैज ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन दैट ऑफ द फर्स्ट वन। कहते हैं जी किस पेयर ऑफ एलिमेंट में सेकंड एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो पहले वाले से ज्यादा होगी। तो पहली ऑप्शन जो है वो बेरिलियम और बोरॉन। तो बेटा उसने बात की है कि सेकंड वाले की ज्यादा होने चाहिए, तो बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा है, यानी बेरिलियम बोरॉन में बेरिलियम ज्यादा है। सेकंड तो बोरॉन बन रहा था तो ये आंसर नहीं बनता। यानी अगर मैं इसको ऑप्शन को इस तरह से लिख लूँ तो हमें बात जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ये पहली ऑप्शन बन रही है जी बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन, बेरिलियम पहले था बोरॉन बाद में, तो ये तो आंसर नहीं बनता। बीटा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आपको बता चुका हूं कि नाइट्रोजन की ज्यादा ऑक्सीजन की कम है, तो ये भी आंसर नहीं बनता। चार्ली ऑप्शन हीलियम और नियॉन, नियॉन पहले लिखा हुआ है और हीलियम बाद में है, तो ये हीलियम की ज्यादा होती है, पूरे प्रोडेबल में ज्यादा है, तो यही हमारा आंसर जो है वो बनता है। डेल्टा ऑप्शन क्लोरीन ब्रोमीन। तो बेटा क्लोरीन से नीचे आता है ब्रोमीन, ग्रुप में नीचे आने की वजह से हमने पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो जो हमारे पास ब्रोमीन है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन से कम होगी, यानी क्लोरीन की ज़्यादा बन जाएगी इस तरह से और ब्रोमीन की कम हो जाएगी। तो ये वाला हमारा आंसर बनता है जिसमें सेकेंड एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। तो इसका आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन। जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज। पहली ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बीटा ऑप्शन है लैटिस एनर्जी, चार्ली ऑप्शन है क्रिस्टल एनर्जी, डेल्टा ऑप्शन है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा ये आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है, यानी डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर बनेगा बेटा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहली ऑप्शन है एल्यूमिनियम, फिर बीटा है मैग्नीशियम, चार्ली है सल्फर और डेल्टा क्लोरीन। तो बेटा उसने पूछी है कि फर्स्ट जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो स्मॉलर किसकी होगी। तो बेटा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है स्मॉलर उनकी है जो पीरियोड में शुरू में आते हैं। जो आप पीरियोड में आगे की तरफ पीरियड में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो फिर एल्यूमिनियम की 577 है, डाटा लिखा हुआ नीचे साथ। बीटा ऑप्शन जो मैग्नीशियम है 738 है बेटा, सल्फर की 999 और क्लोरीन की 1251। तो सबसे कम जो है वो एल्यूमिनियम है, यानी अल्फा आंसर बनता है बेटा। जी बेटा अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या चीज़ है, ये बेटा डेफिनेशन के लिहाज से आयोनाइजेशन एनर्जी के बिल्कुल उलट है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है आपने। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन ऐड करना। एफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन। मैं बच्चों को तो बेटा आप इसको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन याद करें, यानी ई ए फॉर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, जिसका न्यूक्लियस पावरफुल उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा। तो फिर along the period न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यू कैन से दैट कि न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी along the period इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों का ट्रेंड पीरियड टेबल में सेम है। इसी तरह डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज के बढ़ने से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं। अब अगर आप आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस की इतनी ज़्यादा नहीं बनती,
नतीजतन क्या होता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। तो एटॉमिक साइज के साथ शील्डिंग इफेक्ट के साथ जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एटॉमिक साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम हो जाती है। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा। इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट जो है वो एटॉमिक साइज के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ वो इनवर्स रिलेशन में हो जाएगा। बेरिलियम मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप, इनमें चूंकि सब शेल फुली फिल्ड होता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड किया जाए, इलेक्ट्रॉन के लिए कोई जगह नहीं है, नतीजतन इनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन जीरो है। इसी तरह जो नोबल गैसेज हैं उनके चूंकि शेल फुली फिल्ड होते हैं तो उनमें भी इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिए कोई स्पेस नहीं है, तो उनकी भी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो जीरो होती है। तो ये स्पेशल केसेस हमारे पास आ गए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हवाले से। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अगर हम इसको पीरियड के लिहाज से याद करें तो एक आप कह लें छोटा सा ट्रिक है कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा फ्लोरीन की है 4.0। अब आपने 0.5 कम करते जाना है। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है 3.5, फिर 0.5 कम करें 3.0, फिर 0.5 कम करें 2.5, फिर 0.5 कम करें 2.0, 1.5, 1.0। तो फ्लोरीन से 0.5 कम करते चले जाएं, लिथियम पे आ जाएंगे। तो ये उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने का तरीका है। लेकिन ये बात याद रखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा मॉलिक्यूल की टर्म है, किसी कंपाउंड की टर्म है, यानी जब कोई कंपाउंड बनेगा तब उसके अंदर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। सिंगल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडर नहीं होती। ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है सिंगल एलिमेंट की होती है। इसी तरह जो आयोनाइजेशन एनर्जी है सिंगल एलिमेंट के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा मॉलिक्यूल की टर्म होती है, कंबाइंड फॉर्म में। क्योंकि डेफिनेशन क्या है, द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ही उसमें वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, पावर जो होगी उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देंगे। तो इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो ऑटोमेटिकली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, लेकिन इट शुड बी इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो इसीलिए नोबल गैसेज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो जीरो होती है, क्योंकि उनमें कोई शेयरिंग नहीं हो रही होती। ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होती चली जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती चली जाएगी। और एटॉमिक साइज के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि लॉन्ग द पीरियड जो है वो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही होती है। अब इससे रिलेटेड ही सारी बातें हैं बेसिकली बॉन्ड लेंथ की और बॉन्ड एनर्जी की। लेकिन इससे पहले जो हमने अभी टॉपिक पढ़े हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं बेटा। जी बेटा, पहला क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ग्रेटर नेगेटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कहते हैं किसकी पहली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा है। तो पहली ऑप्शन है कार्बन, बीटा ऑप्शन है बोरॉन, चार्ली ऑप्शन है लिथियम और डेल्टा ऑप्शन है बेरिलियम। मैंने भी बताया कि अलॉन्ग द पीरियड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज होती है, लेकिन सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम और 8वें ग्रुप में जो नोबल गैसेज है इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है। तो फिर कार्बन की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा -123, डाटा हमें नीचे दिया गया आंसर एक्सप्लेनेशन में। बीटा ऑप्शन में बोरॉन है, इसकी -83 है बेटा। चार्ली ऑप्शन में लिथियम है, मेटल है, -1.6, बहुत कम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और बेरिलियम जो है वो 240 पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन कि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा, अगर हम उसके साथ जबरदस्ती करें तो इलेक्ट्रॉन को वहां पे बरकरार रखने के लिए यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। जब आप एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। बाकी सारे एक्सो हैं, एनर्जी जो है वो माइनस में यानी हीट रिलीज हो रही है। तो फिर उसने पूछा था ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू किसकी है, तो बेटा ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे कार्बन की बनती है, यानी आंसर हुआ अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द गिवन एलिमेंट। कहते हैं करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द गिवन एलिमेंट के हिसाब से। बेटा पहली ऑप्शन है फ्लोरीन, फिर ग्रेटर देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन नियॉन, और फिर ये सारी जो है ना उसने ऑर्डर चेंज किए हुए हैं। तो हम इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा फ्लोरीन की -322 होती है, फिर ऑक्सीजन की -141 है, नाइट्रोजन की तकरीबन 0 है और नियॉन की जो है वो 29 है।
तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू जो है वो फ्लोरीन की बनती है, देन ऑक्सीजन की, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की, और देन हमारे पास नियॉन। ये अल्फा ऑप्शन ही है जो इसको मैच कर रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ अल्फा ऑप्शन। फिर क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैव पॉजिटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पॉजिटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन की होती है? 1A है पहली ऑप्शन, बीटा ऑप्शन है 2A, चार्ली ऑप्शन है 6A और डेल्टा ऑप्शन है 3A। तो बेटा जो सेकंड ए है इनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने भी बता दिया कि वो 0 होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट तो नहीं करते। अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हैं तो यू हैव टू सप्लाई एनर्जी, तो फिर सेकंड ए यानी बीटा ऑप्शन इसका आंसर बनेगा बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 7वें ग्रुप के हवाले से है। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी, एक ट्रिक भी समझाता हूँ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज कंपैरेटिवली स्मॉलर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अल्फा ऑप्शन है फ्लोरीन, फिर बीटा ऑप्शन है ब्रोमीन, फिर चार्ली ऑप्शन आयोडीन और डेल्टा ऑप्शन है क्लोरीन। तो बेटा फ्लोरीन जो है उसकी -322 वैल्यू होती है, ब्रोमीन की -325 होती है, आयोडीन की -295 और क्लोरीन की सबसे ज़्यादा -349। तो इसको मैं बच्चों को इस तरह से समझाता हूँ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इससे पहले ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम, इससे पहले बेटा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और स्टीबियम। बेटा ये 3 आपने याद करने हैं, ये कम से कम 3 आप। इनमें ये वाले जो हैं ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं और ये वाले थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। तो याद रखना है कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहले सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा है, यानी इन तीनों केसेस में, यानी फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा। जैसे यहाँ पे तो आंसर अभी क्लोरीन था जो मैं बता चुका हूँ -349 है, इसी तरह बेटा सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा। तो ये पहले जो टॉपर एलिमेंट्स हैं जिनमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आता है, इन तीनों को क्या मसला है, इनके साथ बेटा ये प्रॉब्लम है कि स्मॉलर साइज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इनमें ऐड करवाना होता है वो उसको रिपेल कर रहे होते हैं अपने स्मॉल साइज की वजह से, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होती। तो इनमें एटॉमिक साइज थोड़ा लार्ज होता है, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक्सेप्शनल केसेज हैं जो कि आपने याद करने हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, उसका ट्रेंड तो मैं आपको बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट भी समझा चुका हूँ कि अलॉन्ग द पीरियड ये हमें नजर आ रहा है कि इंक्रीज होती है 1, 1.52, 2.53, 3.54 अप टू सॉन। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की बनती है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, वो फैक्टर्स में कुछ बातें तो मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियर चार्ज की, ऑक्सीडेशन स्टेट के, एटॉमिक साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज होती है। फ्लोरीन की मैक्सिमम है, सीजियम की सबसे कम होती है 0.7। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का जो डिफरेंस है वो बेटा हमें पोलैरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और हमें जो नेचर ऑफ बॉन्ड है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। वो क्या है, अगर 0.5 के इक्वल या उससे ज्यादा हो जाए दो एलिमेंट के दरमियान जो डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का, तो वो चीज पोलर हो जाती है। शर्त यह है कि वो जो दोनों एलिमेंट हैं इट शुड बी नॉन मेटल्स, और अगर उनमें एक मेटल आ गया एक नॉन मेटल आ गया और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 1.7 या उससे ज्यादा हो गया तो ज्यादा होने पे वो चीज आयनिक हो जाएगी। अगर एग्जैक्टली 1.7 हो जाए तो उसमें फिर परसेंटेज आ जाती है कि 50% आयनिक करैक्टर है, 50% कोवलेंट करैक्टर है, यानी हमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, इनके बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से पता चलती है। और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का जो डिफरेंस है वो जितना ज्यादा होता चला जाएगा उतना ज्यादा उस जो कंपाउंड के अंदर बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी, यानी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होती चली जाएगी। तो बेटा इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू। कहते हैं किसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा है। पहले ऑप्शन है नाइट्रोजन, बीटा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चार्ली ऑप्शन है ब्रोमीन, डेल्टा ऑप्शन है कार्बन। तो बेटा यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है क्योंकि फ्लोरीन के बाद सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जो है वो ऑक्सीजन है, तो 3.5 ऑक्सीजन, बीटा ऑप्शन इसका आंसर बनता है बेटा। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पोलैरिटी के हवाले से है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से ही पता चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोलर मॉलिक्यूल। पहली ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बीटा ऑप्शन है SO3, चार्ली ऑप्शन है BF3, डेल्टा ऑप्शन है NO। इसका आंसर तो NO है, लेकिन इसमें बेटा एक कॉन्सेप्ट जरा समझ लें, वो क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, BF3 और SO3 है बेटा, या CCl4 आ जाए या कार्बन डाइसल्फाइड आ जाए, इन सब में दो शर्तें हैं। वो क्या है कि जितने बॉन्डेड एटम है,
कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? सल्फर, 2 बॉन्डेड एटम है। कार्बन के साथ 4 क्लोरीन, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन, सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन। बॉन्डेड एटम मस्ट बी सेम, ऑल द बॉन्डेड एटम मस्ट बी सेम। तो फिर उस कंपाउंड का जो डायपोल मूवमेंट है वो 0 हो जाता है। लेकिन अभी दूसरी शर्त याद रखनी है, वो क्या? सेंट्रल एटम पे कोई लॉन पेयर ना हो। यहां पे कार्बन पे कोई लॉन पेयर नहीं है, यहां पे कोई लॉन पेयर नहीं है, किसी एलिमेंट के ऊपर कोई लॉन पेयर नहीं है, तो फिर इनका डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। फिर इनका जितना मर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता चला जाए, फिर इस कंपाउंड को हम नॉन पोलर कंसिडर करते हैं। अब यहां पे जो लास्ट जो उसने एग्जांपल लिखी हुई है वो NO है। इसमें बेटा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये टोटल 2 एटम है। 2 से ज्यादा एटम के लिए तो मैंने बता दिया कि जी सेंट्रल एटम के साथ तमाम बॉन्डेड एटम सेम होने चाहिए। यहाँ पे तो एटम ही 2 हैं, तो फिर इन दोनों के पास लॉन पेयर भी आ गए। अब लॉन पेयर होने की वजह से जो है वो इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता, तो इट शुड बी पोलर। ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। तो फिर इसका आंसर हुआ डेल्टा ऑप्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पहली ऑप्शन है आर्सेनिक, फिर है सल्फर, फिर चार्ली ऑप्शन है सिलिकॉन, डेल्टा ऑप्शन है फास्फोरस। तो बेटा यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो सल्फर की बनती है जो कि 2.5 है, और फास्फोरस उसके बाद 2.1 है, फिर सिलिकॉन 1.8 है और आर्सेनिक 2.0 है। तो यहाँ पे आंसर हुआ बीटा ऑप्शन। ये बेटा अब एक कंपैरिजन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ कि लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है किसी एलिमेंट ने, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट वो रिलीज करेगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। शर्त क्या है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए जिसके अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है? पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, बता चुका हूं पहले आपको। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंसर्न करती है सिंगल गैसियस एटम से, मैं आपको समझा चुका हूं बेटा। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हमेशा एसोसिएटेड फॉर्म में जब एलिमेंट्स कोई मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं उस वक्त हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो यूनिट है वो किलोजूल पर मोल है, आयोनाइजेशन एनर्जी का भी किलोजूल पर मोल है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जाता। ये रिलेटिव वैल्यू है, 2 चीज़ों का डिफरेंस ही कंसिडर किया जाता है बेटा। ये बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बॉन्ड एनर्जी का। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का आपस में बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक अ बॉन्ड। किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, क्योंकि आप सिंगल मॉलिक्यूल के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होती है, तो आप उसे मोल में ले जाते हैं कि एक मोल में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब में जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए दैट इज नॉन एज बॉन्ड एनर्जी। और ये किलो जूल पर मोल में हम काउंट कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब ये डिपेंड किस पे करती है? ये बेटा इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले नंबर पे तो ये बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है। बॉन्ड ऑर्डर मीन नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज्यादा उतनी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है बेटा, तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो यू कैन से दैट कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मीन किसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ये 2 है, ये 1 है। सेकेंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। एक बड़ी छड़ी को तोड़ना बेटा ज्यादा आसान है, लेकिन एक छोटी छड़ी को तोड़ना मुश्किल है। क्यों? जितना बॉन्ड छोटा होता चला जाएगा उस पर ज्यादा एनर्जी, एटम एक दूसरे के साथ ज्यादा मजबूती से जुड़े हुए हैं, उन्हें सेपरेट करना मुश्किल है। यू नीड मोर एनर्जी टू ब्रेक दैट बॉन्ड। लेकिन एक लंबी छड़ी है उसे ब्रेक करना ज्यादा आसान होता है। इसी तरह बॉन्ड लेंथ जितनी बढ़ेगी उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। जैसे यहाँ पे देखें HI में क्या होगा, यहां पे हम बना देते हैं जी HI, ये आयोडीन का एटम है, उसके साथ ये छोटा सा हाइड्रोजन का एटम। अगर उसके मुकाबले में फ्लोरीन को देखा जाए और ये देखा, तो बेटा दोनों में बॉन्ड लेंथ का फर्क है। यहां पे इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे इसके सेंटर से उसके सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ है। तो HI में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो फिर यू नीड लेस एनर्जी, तो फिर HI जल्दी ब्रेक हो जाएगा। उससे ज्यादा एनर्जी है HBr की, उससे ज्यादा एनर्जी है HCl की, उससे ज्यादा एनर्जी HF की। HF को ब्रेक करना मुश्किल है, इसलिए HF वीक एसिड है। HI इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वाटर में जाते ही फौरन आयोनाइज हो जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, इट डिपेंड अपॉन S कैरेक्टर। S जितना ज्यादा, S परसेंट जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। जैसे sp है, ट्रिपल बॉन्ड में sp होता है, लेकिन जरूरी नहीं ट्रिपल बॉन्ड, जो बेरिलियम क्लोराइड है उसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है।
तो ट्रिपल बॉन्ड जरूरी नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर का होना जरूरी है। sp में एस कैरेक्टर 50% होता है, sp2 में एस कैरेक्टर 33.3% होता है और sp3 में एस कैरेक्टर जो है 25% होता है। तो जो जो एस कैरेक्टर कम होता चला जाएगा बॉन्ड एनर्जी भी कम होती चली जाएगी। एस कैरेक्टर ज्यादा बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस कैरेक्टर के साथ, या आप कह सकते हैं कि पी कैरेक्टर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आखिरी चीज है लॉन पेयर्स सेंट्रल एटम पे रिपल्शन कितनी है। फ्लोरीन एटम तो स्मॉलर है लेकिन बॉन्ड जल्दी टूटता है, इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम है। रीजन क्या है, फ्लोरीन के ऊपर जो लॉन पेयर्स हैं वो ज्यादा है। 3 लॉन पेयर एक फ्लोरीन एटम पे है जो आपस में रिपल्शन करते हैं, बॉन्ड पेयर पे जोर आता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ऑक्सीजन में 2 लॉन पेयर है, नाइट्रोजन में 1 लॉन पेयर है, कार्बन पे कोई लॉन पेयर नहीं। तो कार्बन में लॉन पेयर ना होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। फ्लोरीन पे बॉन्ड जो लॉन पेयर है वो ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी कम हो गई, यानी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जी बेटा इसी से रिलेटेड बॉन्ड लेंथ के बारे में कुछ बातों को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा बॉन्ड लेंथ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये बॉन्ड एनर्जी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कुछ और बातें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती चली जाती है। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना एटम एक दूसरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह बॉन्ड ऑर्डर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एस कैरेक्टर के साथ इनवर्सली और न्यूक्लियर चार्ज के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी जिन तमाम चीजों के साथ बॉन्ड एनर्जी जो है ना वो डायरेक्ट रिलेशन में थी उनके साथ ये इन्वर्स हो जाएगा, और जिनके साथ बॉन्ड एनर्जी इन्वर्स रिलेशन में थी उनके साथ ये डायरेक्ट रिलेशन में आ जाएगा। तो बेटा इससे रिलेटेड अब कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। जी बेटा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। पहली ऑप्शन है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बीटा ऑप्शन है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, चौथी ऑप्शन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डेल्टा ऑप्शन है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो बेटा चूंकि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा होती है, तो इसलिए आंसर हमारा बीटा होगा। उसकी वैल्यूज भी दी गई हैं बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 348 किलो जॉल पर मोल है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 839 है, डबल बॉन्ड पे 614 है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे 799 है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की ही बनती है। अब सिंगल बॉन्ड पे आ जाते हैं, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के दरमियान। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी, कहते हैं किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है और फ्लोरीन फ्लोरीन है। तो बेटा हाइड्रोजन पे कोई लॉन पेयर नहीं है, लॉन पेयर ना होने की वजह से, एटॉमिक साइज कम होने की वजह से सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उसी की बनती है, तो इसका आंसर होगा अल्फा ऑप्शन। फिर बेटा इसी से रिलेटेड बॉन्ड लेंथ के वाले से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर बॉन्ड लेंथ, कहते हैं किसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगी। तो पहली ऑप्शन जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, डेल्टा ऑप्शन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। तो बेटा जो हेट्रो एटम्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स के दरमियान चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी आ जाता है, तो जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और फिर उनके अंदर बॉन्ड ऑर्डर, अगर उनमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड स्मॉलर बॉन्ड लेंथ पे होगा, और जो डबल बॉन्ड है वो थोड़ी लार्जर बॉन्ड लेंथ पे, सिंगल बॉन्ड उससे ज़्यादा लार्जर बॉन्ड लेंथ पे होगा। तो जहाँ पे बॉन्ड लेंथ पूछी गई थी, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बनती है 122 पिकोमीटर, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पे बनती है 133, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे 120 और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे 110। तो यहाँ पे ग्रेटर बॉन्ड लेंथ पूछी गई थी जो बेटा कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पे बनती है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाली कैटेगरी तो पहले ही बाहर, क्योंकि इन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ वैसे ही बहुत कम होनी है। डबल बॉन्ड पे बात आ जाएगी, अब डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे बात आ गई, तो फिर हेट्रो एटम में क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, इसलिए एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करके उसके जो है ना वो बॉन्ड लेंथ को कम कर देते हैं। तो आंसर हुआ बेटा इसका बीटा ऑप्शन, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज द मोस्ट पोलर, सबसे ज्यादा जो है वो पोलर कौन सा होगा बेटा। तो पोलैरिटी में भी उसी तरह से हेट्रो एटम को देखा जाता है। पहली ऑप्शन है क्लोरीन क्लोरीन, बीटा ऑप्शन है नाइट्रोजन फ्लोरीन, चौथी ऑप्शन है कार्बन फ्लोरीन, डेल्टा ऑप्शन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोलर होगा। क्लोरीन क्लोरीन जो है ये तो सेम एटम है, इनके दरमियान तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। बीटा ऑप्शन में नाइट्रोजन फ्लोरीन है, इनमें 4 और 3 1 का डिफरेंस बन रहा है बेटा। कार्बन फ्लोरीन में 4 और 2.5 1.5 का डिफरेंस बनता है, ऑक्सीजन फ्लोरीन में 0.5 का डिफरेंस बनता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस बन रहा है वो कार्बन फ्लोरीन का बनता है,
फिर इसका आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन। जी बेटा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के हवाले से। आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड के बारे में आप जानते हैं कि इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। जो कोवलेंट बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड कहलाता है बेटा। आयनिक बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा गेन करता है। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो है दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। और कोवलेंट बॉन्ड में बेटा जो दो एटम्स हैं आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, वो एक शेयर कर लें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दो शेयर कर लें डबल कोवलेंट बॉन्ड, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लें तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो बन जाता है। आयनिक बॉन्ड में पॉजिटिव नेगेटिव साइन से शो किया जाता है उनको, और कोवलेंट बॉन्ड को एक सिंपल सिंगल लाइन से, डबल लाइन से या ट्रिपल लाइन से शो किया जा रहा होता है। तो क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड फॉर आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड एक्सेप्ट। पहली ऑप्शन बेटा आयनिक बॉन्ड के वाले से डेफिनेशन है कि इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, ये भी सही है बेटा। बीटा ऑप्शन है द माइग्रेटेड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू ओनली वन ऑफ द टू बॉन्डेड एटम। जो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट किए जा रहे हैं वो किसी एक एटम से बिलोंग कर रहे होते हैं, एक डोनेट कर रहा होता है, दूसरा गेन कर रहा होता है। और कोवलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों बॉन्डेड एटम की तरफ से शेयर हो रहे होते हैं, ये वाली बात भी सही हो गई। जो आयनिक बॉन्ड है इट इज डायरेक्शनल बॉन्ड, ये वाली बात गलत है बेटा, क्योंकि उसने कोवलेंट बॉन्ड में लिखा हुआ है इट इज नॉन डायरेक्शनल। जो आयनिक बॉन्ड है ये नॉन डायरेक्शनल होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड है ये डायरेक्शनल होता है, तो ये बात गलत हो गई। कोवलेंट बॉन्ड इज मोर रिजिड, आयनिक बॉन्ड इज नॉन रिजिड। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। तो ये वाली बात जो चार्ली ऑप्शन है इनकरेक्ट हो गई बेटा। और डेल्टा ऑप्शन है इट इज शोन बाय पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, ये भी ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में इट इज शोन बाय स्मॉल लाइन ड्रॉन बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम, ये भी सही है बेटा। जो बेटा नेक्स्ट इसी से अब रिलेटेड एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद ईच अदर। कहते हैं कौन से ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे के आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो बेटा पहला ग्रुप जो है वो छठे ग्रुप के साथ सातवें ग्रुप के साथ आयनिक कंपाउंड बनाता है। इसी तरह दूसरा ग्रुप छठे और सातवें के साथ आयनिक जो है ना वो बनाता है, क्योंकि पहले और दूसरे ग्रुप की जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन लूजर होती हैं, और जो छठे और सातवें ग्रुप के एलिमेंट हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं, स्टेबल नेगेटिव आयन, और द स्टेबल पॉजिटिव आयन दे अट्रैक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो 1A 2A विद 6 से 7 है पहली ऑप्शन है बेटा, ये इसका आंसर बनता है, क्योंकि बीटा ऑप्शन में 3A 4th लिखा हुआ है। ये 3rd A में बोरॉन जो है वो शेयर करता है, 4th A में कार्बन शेयरिंग करता है बेटा, तो ये तो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते। इसी तरह जो चार्ली ऑप्शन है 1A विद 4th है, तो ये भी जो है ना वो उसमें आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते। डेल्टा ऑप्शन में 2A विद 8A लिखा हुआ है, 8A में तो नोबल गैसेज हैं, ये भी बेटा कोई बॉन्ड नहीं बना सकते। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर हुआ अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एन आयनिक कंपाउंड A पॉजिटिव B नेगेटिव इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन। कहता है A पे पॉजिटिव है B पे नेगेटिव है, तो ये बॉन्ड कब बनेगा, जब पहली ऑप्शन है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द A इज हाई एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ B इज लो। बेटा मैंने अभी आपको बताया कि पहले ग्रुप वालों की दूसरे ग्रुप वालों की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो फिर इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी पे। आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना जल्दी पॉजिटिव आयन बनाएगा, तो फिर जो पॉजिटिव आयन बना रहा है ए जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, और जो नेगेटिव आयन बना रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपने ये देखना है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज़ लो कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ए इज़ लो जो है वो बेटा बीटा में लिखा हुआ है, क्योंकि चार्ली में उसने दोनों की जो ना वो हाई कर दी है, और डेल्टा में दोनों की जो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो लो कर दी है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, ये बीटा ऑप्शन में लिखा है, और यही बेटा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड्स एक्सेप्ट। कहता है सारी एग्जांपल्स आयनिक बॉन्ड की सिवाय एक के। पहले ऑप्शन है KBr, पोटाशियम जो है वो पहले ग्रुप का, ब्रोमीन सातवें का आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। बीटा ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा ग्रुप और सातवां ग्रुप आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। चार्ली ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड, पहला ग्रुप और छठा ग्रुप ऑक्सीजन, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। AlCl3 ये बेटा आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये एक लुईस एसिड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट कंपाउंड है, तो डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर होगा बेटा। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन HF बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस इज 1.9, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस बॉन्ड। कहते हैं HF में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 1.9 है, 1.7 या 1.8 से ज़्यादा हो जाए तो हम ये कंसिडर कर रहे थे कि ये आयनिक होगा, लेकिन चूंकि ये दोनों नॉन मेटल्स हैं तो इट शुड बी हाईली पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस बॉन्ड, उसने यही हमसे क्वेश्चन पूछा है। पहली ऑप्शन है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, बीटा ऑप्शन है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, चार्ली ऑप्शन है पाई बॉन्ड तो यहाँ बनता ही नहीं है, डेल्टा ऑप्शन है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बेटा ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, यानी अल्फा ऑप्शन। जी बेटा अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड अगेन टाइप ऑफ बॉन्ड है, इसके हवाले से एक MCQ हम इसको समझते हैं। इससे मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट NH3 और BF3 के दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है।
इसमें जो एरो का हेड है वो इलेक्ट्रॉन गेनर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो डोनेट कर रहा होता है वो टेल की तरफ होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। NH3 बिफोर रिएक्शन इज इन द गैसियस स्टेट। कहता जी हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कहता है रिएक्शन से पहले NH3 गैसियस स्टेट में होती है, बिल्कुल ठीक है, NH3 की जो नेचुरल स्टेट है वो गैसियस होती है बेटा, तो पहली बात सही होगी। बीटा ऑप्शन है BF3 बिफोर रिएक्शन इज इन द गैसियस स्टेट, ये वाली बात भी सही है। डेल्टा ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन है एडक्ट प्रोडक्ट इज इन द सॉलिड स्टेट, ये भी सही है बेटा। डेल्टा ऑप्शन है इट इन्वॉल्व्स आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन NH3 एंड BF3, तो ये गलत है। NH3 चूंकि डोनर है, BF3 एक्सेप्टर है, तो ये लुईस एसिड लुईस बेस वाला कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है, इनमें कोई आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा, तो डेल्टा बेटा इसमें इनकरेक्ट हो गया। ये बेटा आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसके हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं हम, देन आगे चलते हैं। बेटा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी बढ़ता चला जाएगा। HCl में 3.1 2.1, HF में 4.0 2.1। अब दोनों में हाइड्रोजन है, दोनों में हाइड्रोजन के बाद यहां पे 3.1 2.1 1 का डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो हमारे पास 1.9 आ रहा है बेटा। तो जहां डिफरेंस ज्यादा वहां पे आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा, मतलब हम ये कहते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा। वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा छीनेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ छीनेगा तो ऑटोमेटिकली उस पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज, यानी वो एक आयनिक कैरेक्टर डेवलप कर लेगा। अब हमने सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड को नहीं तोड़ना, अब हमने उस आयनिक कैरेक्टर को भी ब्रेक करना है, तो फिर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, यानी वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहा है। वो जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो ज्यादा जो है ना वो बेटा उसमें उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली उसकी जो फिजिकल स्टेट है उसको ये डिफाइन कर रहा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा। जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं है वो लेस पोलर होंगे, या जो नॉन पोलर हैं उनकी फिजिकल स्टेट ऑटोमेटिकली गैसियस स्टेट में या हाईली वोलेटाइल लिक्विड की स्टेट में वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है किस पे, पोलैरिटी पे, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे और डायपोल मोमेंट पे भी। ये बेटा लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन में आपने टाइप, उनकी परसेंटेज, उनके एंगल्स, शेप्स ये याद करने हैं। सबसे पहले sp3 है, sp3 109 बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल, लेकिन ये तब होगा जब कोई लॉन पेयर नहीं है। sp3 में ही जब एक लॉन पेयर आ जाता है तो फिर क्या होता है, जैसे NH3 उसमें एक लॉन पेयर है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp3, तब एंगल क्या हो जाता है 107.5, और शेप का नाम क्या हो जाता है पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल इसका पूरा नाम है। दोबारा से वाटर, अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इसकी जो शेप है वो क्या हो जाती है, वो वी शेप है, वो बेंट शेप है, वो एंगुलर शेप है, और इसका जो एंगल है 104.5 हो जाता है। तो अब किस पे डिपेंड कर रही है हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेटा हम एक बच्चों को रूल समझाते हैं, दैट इज नॉन एज स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या चीज है जी? स्टेरिक नंबर है बेटा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। ये आपने रूल समझना है। अगर बेटा इन दो चीजों का आंसर 4 आ गया, यानी आप सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं और लॉन पेयर, अगर आंसर 4 आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर आंसर 3 आ गया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आंसर 2 आ गया तो sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको अप्लाई करते हैं बेटा। देखें CH4 में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कोई लॉन पेयर सेंट्रल एटम पे नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 आंसर आ गया sp3। अब इसको अप्लाई करते हैं NH3 पे। NH3 में बेटा 3 लॉन पेयर हैं और 3 बॉन्ड पेयर है,
3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक लॉन पेयर है, तो 1 2 3 ये 3 प्लस 1 लॉन पेयर, टोटल आंसर आया 4 आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जिस जिस केस में 4 आएगा वो सारे sp3 हो जाएंगे, लेकिन लॉन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब होता है। लॉन पेयर जितने ज्यादा होते चलेंगे बॉन्ड एंगल उतना कम होता चला जाएगा, यानी लॉन पेयर बॉन्ड एंगल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे वाटर में क्या होता है जी, वाटर में ऑक्सीजन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 2 लॉन पेयर बेटा इसके ऊपर होते हैं, तो ये इसी फार्मूले में 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लॉन पेयर, टोटल आंसर है 4 आया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन चूंकि लॉन पेयर ज्यादा हुए तो बॉन्ड एंगल का हम 104 पे, और उसकी जो शेप है वो वी शेप या बेंट या एंगुलर उसे हम बोलते हैं। sp2 में आ जाते हैं। sp2 में क्या होता है जी कि अगर तो कोई एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो फिर उसका जो बॉन्ड एंगल है 120, शेप का नाम ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अगर वो कार्बन है तो कार्बन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ही काउंट किए जाएंगे, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता। सिग्मा बॉन्ड क्या है, लीनियर ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, ज्यादा मजबूत बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जो है वो क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से बनता है, पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, वीक बॉन्ड है, जल्दी ब्रेक होता है। तो ये पाई बॉन्ड इस तरह से अबव और बिलो जो है वो क्रिएट होता है जब सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो चुका होता है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर हमसे पूछे जाए किसी भी एटम के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड के अंदर, तो आप उसके टोटल एटम -1 काउंट कर लें। यानी अगर फर्ज करें इथीन की बात हो रही है तो इथीन में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एटम है, -1, 6 एटम -1, तो आंसर है 5। देयर आर 5 सिग्मा बॉन्ड्स इन इथीन, काउंट कर लें 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड है बेटा। तो क्या फार्मूला बताया, नंबर ऑफ एटम्स, टोटल एटम्स -1, ये एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए है। एरोमेटिक के लिए टोटल एटम ही उसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यहां पे आ जाते हैं, जो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वो sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा, उसका बॉन्ड एंगल 180, शेप लीनियर होगी, बेरिलियम क्लोराइड उसकी बेस्ट एग्जांपल है। और इसके अलावा अगर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन, 2 आंसर आ गया sp। इसी तरह ये उसकी जो है ना वो इथाइन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, इथाइन के स्ट्रक्चर में ये अगर काउंट किया जाए तो हर कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, दोनों के 2 सिग्मा बॉन्ड है, दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो इस तरह आप किसी भी कंपाउंड में, जैसे फर्ज करें जी CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, तो आप सबकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बता सकते हैं अगर आप उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। ये CH3 हो गया बेटा, इसके 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, ये sp3 हो गया बेटा। इस हाइड्रोजन को सेपरेट लिखते हैं 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2। इस हाइड्रोजन को सेपरेट लिखते हैं 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, तो ये दोनों sp2, ये sp3। तो इस तरह आप किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड देन उसका बॉन्ड एंगल, उसकी शेप को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो s करेक्टर है वो कितना है, वो 25%, p कितना है जी 75%। यहाँ पे s करेक्टर कितना है 33.3%, p करेक्टर कितना है 66.6%, यहाँ पे s करेक्टर है 50% और p करेक्टर कितना है 50%। तो दोनों की परसेंटेज हमारे पास जो है वो हर एक हाइब्रिडाइजेशन में आ गए। ये था बेटा आज का टॉपिक, उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज।